अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू राइज एंड शाइन ओनली ऑन 365 न्यूज़। हमारे चैनल का मॉर्निंग शो है मंडे टू फ्राइडे। जुहेब होते हैं यहाँ, मैं नादिया खान यहाँ होती हूँ। जुहेब आजकल छुट्टियों पे हैं तो इसलिए अकेले जो है कंडक्ट कर रही हूँ शो। और लाइव ये शो होता है जिसमें हम इंटरनेशनल मैटर्स, लोकल मैटर्स उनको डिस्कस करते हैं, उन पे डिटेल में बात करते हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी होते हैं। आज भी शो पे बहुत ही इंटरेस्टिंग और जो लेटेस्ट डेवलपमेंट जो हैं स्पेशली रिलेटेड टू द वॉर, हम उस पर बात करेंगे। सुबह बड़ी इंटरेस्टिंग थी, बेटे को स्कूल छोड़ने जा रही तो स्कूल के साथ ईरानी एम्बेसी और उसके बाहर बड़ी बड़ी पोर्ट्रेट्स ऑफ आयतुल्ला अली हुसैनी खamenei। और मैंने बेटे को दिखाया, गाड़ी साइड पे रोकी, सलूट किया और बेटे ने मुझसे पूछा मामा ये कौन है। उनको बताया कि लेजेंड जिनको असैसिनेट कर दिया दुश्मनों ने और हमेशा इनका नाम जिंदा रहेगा। और मैंने अपने बेटे को कहा बेटा इनको आपने सलूट करना है, क्योंकि आप स्कूल रोज़ सुबह आओगे तो इनकी तस्वीर देखोगे, इनको सलूट करना। बहुत करेजस ब्रेव हीरो हमारे दुनिया के। तो बहरहाल शुरुआत सुबह की ऐसे हुई और आज जो डेट है उसके हिसाब से इंशाल्लाह मार्च जो है अब बस मेखल एंड हो ही गया। 31 मार्च अभी भी ख़त्म नहीं हुआ, अभी भी नहीं ख़त्म हुआ, सॉरी अभी भी चल रहा है लास्ट डे ऑफ मार्च। कुछ अजीब सा ये तासुर है कि मार्च का महीना ख़त्म हो के नहीं दे रहा। महीने वरना आते हैं और वक्त जितनी तेज़ी से गुजर रहा है कि हम कहते हैं कि कितनी जल्दी जो है वक्त गुजर रहा है। साल ख़त्म हो गया, फिर से सालगिरह आ गई, फिर से न्यू ईयर हो गया, फिर से ईद आ गई, पता ही नहीं चल रहा। लेकिन ये जो महीना था इस साल मार्च, ओहो हो, ये ख़त्म नहीं हो रहा। ये कुछ बहुत ही तवील लग रहा है। इसमें हमने क्या कुछ नहीं देखा, जंगें देख लीं, इसमें हमने माशाल्लाह ईद भी देखी, रमज़ान भी देखा, क्या कुछ नहीं देखा। लेकिन अभी अभी बहार, गर्मियाँ, सर्दियाँ, दोबारा से सर्दियाँ, और ये महीना कुछ मतलब एक साल पे भी भारी है। लेकिन आप तसल्ली रखें, आज आखिरी दिन है मार्च का, उसके बाद इंशाल्लाह अप्रैल फूल 1 अप्रैल से शुरू होगा। अच्छा ये हो कि अप्रैल फूल वाले दिन पता चले कि जी अभी भी मार्च चल रहा है, ये सबसे बड़ा मजाक होगा कि किसने कहा आपको 1 अप्रैल है, अभी भी मार्च है। तो वो आई थिंक जोक होगा ऑफ द ईयर। लेकिन ये कि बस हम एंड में पहुंच ही गए हैं। अब आज के शो पे हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, ऑब्वियसली द वॉर, द टेंशंस एंड ट्रंप के ख़िलाफ़ शदीद मुजाहरे हो रहे हैं जो उनके अब घर तक भी पहुंच गए हैं, जहां उनको लोग बहुत सुना भी रहे हैं, बुरा भला कह भी रहे हैं, लेकिन उनको शर्म नहीं आ रही एज़ यूजुअल। लोगों का कहना है कि बहुत झूठ बोलते हैं ट्रंप, लेकिन मुझे लगता है कि वो बहुत सच भी बोल रहे हैं। अभी देख लीजिए स्टेटमेंट में उन्होंने अभी हालिया कहा, बल्कि बिल्कुल रिसेंटली कह दिया कि मुझे ईरान का तेल चाहिए। तो ये जो सारा ड्रामा था अबाउट न्यूक्लियर फैसिलिटीज़, इनरिचमेंट प्रोग्राम, यूरेनियम इनरिचमेंट प्रोग्राम, ये सब एक बहाना था। एक्चुअली असल में ये बात है, तेल चाहिए और उस तेल की खातिर दुनिया जल जाए, आग लग जाए, लोग मर जाएं, उनके अपने लोग मर जाएं, कोई परवाह नहीं। वहाँ के जो सोल्जर्स हैं, उनकी फैमिलीज़ हैं, इतने बुरे दिल से भेज रही हैं अपने सोल्जर्स को कि उनको कोई वजह ही नहीं। जंग के लिए वजह होनी बहुत ज़रूरी है और ये शख्स अपने लोगों को मरवा रहा है बग़ैर किसी वजह, बग़ैर किसी रीज़न के। 50,000 जो फ़ौजी हैं वो जो हैं अब ईरान के करीब हैं। किस मकसद से? कोई मकसद नहीं। क्या इंस्ट्रक्शंस हैं? कुछ नहीं। दे आर वेटिंग फॉर इंस्ट्रक्शंस। प्लान क्या है? तेल लेना है बस, जिसकी भी जान जाए, दुनिया आग में जल जाए, कोई बात नहीं। ये इनका प्लान है। और अब तो ये यूएस ईरान वॉर इसको ज़्यादा कहा जा रहा है। इजराइल से जो शुरू हुई यूएस ईरान वॉर, हालांकि ये इजराइल ईरान वॉर थी, अब ये यूएस ईरान वॉर बन गई है, जिसमें पूरी दुनिया को जो अपने लपेट में ले लिया। एक बात तो ये, उसके बाद फिर आपने बहुत सारी रेसेस देखी होंगी, 3 लेगेड रेसेस, पोटैटो रेस, पता नहीं 100 मीटर्स रेस, 200 मीटर्स रेस, बहुत तरह की रेसेस होती हैं। ये यूनिक रेस मैं आपको बताऊँ जो कि लाहौर के लेडी विलिंगटन हॉस्पिटल में हुई। जी, हॉस्पिटल में क्या रेस हुई? सी सेक्शन, एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही नाजुक ऑपरेशन। 2 ख़वातीन के सी सेक्शन हो रहे थे, डॉक्टर्स रेस कर रही थी और वीडियो उन्होंने खुद पोस्ट भी कर दी। कमाल तो ये है, पोस्ट हो गई, फ़ोन वहीं, मतलब कितने देखा जाए कि कितनी वायलेशंस हुई हैं वहाँ। मोबाइल फ़ोन का लेके जाना, वीडियो बनाना, आप रेस लगा रही हैं, ये डॉक्टर्स हैं। तो ये कमाल बात है। इसके ऊपर हम ज़रा थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। इसकी सज़ा क्या होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी सवाल है। फिर ये कि लोकल सुपरमार्केट, बहुत बड़ी सुपरमार्केट वेल नोन इन कराची, कल उसमें आग लग गई
और हालांकि फायर एस्केप्स वगैरह सारा कुछ था, और भी जो आपके होते हैं जो आपको चीज़ें चाहिए होती हैं आग बुझाने के लिए, आई एम श्योर उनके पास वो सामान वगैरह होगा, लेकिन फिर भी पूरा दिन आग जलती रही। और आग बुझाना जो है एक बहुत ही मुश्किल काम हो गया। ऐसा क्यों होता है? और ये इतना वेल इस्टेब्लिश्ड वेल नोन डिपार्टमेंट स्टोर है, उसकी हम बात कर रहे हैं। बहरहाल उसके अलावा सिंध में स्मार्ट जो लॉकडाउन है उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। उसका जो डिस्कशन और प्रपोजल फेडरल गवर्नमेंट ने दिया था, सिंध इज़ नॉट एक्सेप्टिंग दैट। और उसकी क्या डिटेल्स थी उसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। फिर जो ईद पे फिल्म्स रिलीज़ हुई, तो आग लगी बस्ती में, भुल्ला, डेलीगेट, उसके बारे में हम जो हैं बात करेंगे। आज हमारे जो फिल्म क्रिटिक हैं खुरम सुहेल, वो स्टूडियो में आएंगे, तो आई थिंक ज़्यादा बेहतर है क्लैरिटी के साथ 1-to-1 ज़रा बात होगी। और अभी विल बिगिन आवर शो विद द डिस्कशन, ऑफ कोर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट वॉर के ऊपर बात करेंगे। और हमें ज्वाइन किया है एक्स एम्बेसडर जमील अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग, वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू जी फॉर बीइंग पार्ट ऑफ राइज एंड शाइन। आपने हमें वक्त दिया, और वक्त बड़ा नाजुक है, और स्टेटमेंट से ही शुरू करेंगे ट्रंप की कि मुझे ईरान का तेल चाहिए। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी हाँ, वो वेनेजुएला का तेल ले लिया उन्होंने, और उसके बाद ईरान का भी तेल, अगर लेकिन इसके मल्टीपल पर्पज होते हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन है, बाकी जो उनकी वॉर स्ट्रेटेजी है, खैर वो तो जिस तरह बनी उसमें इजराइल का भी काफी हाथ है। आप भी अपने इंट्रो में जिक्र कर रहे थे। लेकिन अगर हम इजराइल की जंग इसको कहें और अमेरिका की कहें, तो ये एक अकाबरीन जो इजराइल के हैं और अमेरिका के हैं, वो आपस में कहते रहे हैं कि इजराइल इज अमेरिका एंड अमेरिका इज इजराइल, क्योंकि अमेरिका इजराइल के इंटरेस्ट देखता है। इजराइल की लॉबी जो है वो हर लिहाज से इन्फ्लुएंशियल है अमेरिका में, चाहे वो कांग्रेस हो, पेंटागन हो, स्टेट डिपार्टमेंट हो, या कोई और उनका कलीदी डिपार्टमेंट हो। तो इजरायली लॉबी, और इस पर काफी किताबें लिखी गई हैं। एक मशहूर किताब है जॉन मीरशाइमर की, जो कि प्रोफेसर है शिकागो यूनिवर्सिटी में और बहुत बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं। उन्होंने साबित किया है कि किस तरह अमेरिका जो है वो इजराइल के मफाद में अपने मफाद भूल जाता है, खासतौर पर फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से। तो ये तो हो गया। लेकिन जब भी कोई जंग होती है, उसमें जिस तरह आप बात कर रहे हैं ऑयल की, कि ऑयल तो ठीक है, एक अट्रैक्शन है, क्योंकि ऑयल का मतलब ये है कि दौलत, और दौलत किस मुल्क को पसंद नहीं है, और खासतौर पर अगर वो मुल्क अमेरिका जैसा हो, जिसकी दुनिया की सबसे बड़ी अस्करी कुव्वत है और दुनिया का सबसे बड़ा बजट है अस्करी कुव्वत को मेंटेन रखने के लिए। $1.6 ट्रिलियन डोनाल्ड ट्रंप ने बढ़ा दिया, 600 कुछ बिलियन से ज्यादा डॉलर। पहले 900 बिलियन डॉलर का बजट था। तो जाहिर है उनकी अस्करी कुव्वत है। लेकिन ईरानियन ने अपने जो रिजॉल्व है, अपनी करेज है, उस करेज को दिखला के अपने मिसाइलों के साथ जो करेज दागा है अपना, और बर्दाश्त किया है इतने सारे जो उन पर अटैक हो रहे हैं, और गुज़िश्ता शब भी अटैक हुआ है उनके ऊपर, जिसमें कि तनसीबात को निशाना बनाया गया है। उसके जवाब में ईरान भी तुर्की बतुर्की जवाब दे रहा है। और वो ज़ौम जो कि अमेरिका को था, वो ज़ौम जो कि इजराइल को था, कि उनके आयरन डोम को, उनके थर्ड प्रोटेक्शन को, जो एयर डिफेंस प्रोटेक्शन है, या उनके पैट्रियट को कोई भी पेनिट्रेट नहीं कर सकता दुनिया का मिसाइल। लेकिन ये तो सारे पेनिट्रेट करके, हाइफा में आग लगी हुई है उनके रिफाइनरी में, कल उस पर हमला हुआ था। इजराइल में लोग बंकर्स में रह के दिन में 23 मरतबा सायरन बजता है। जिंदगी अजीरन हो गई है। दुनिया में जुलूस निकल रहे हैं, लेकिन और तो और इजराइल में जुलूस निकल रहे हैं, जिसपे कि बहुत बड़ा क्रैक डाउन किया गया है। ये थोड़ा सा मैंने इन चीजों का अहाता इसलिए किया है कि चीजें जिस तरह सिंपल नजर आती हैं उतनी नहीं है। इसके पीछे बहुत सारे मजबरात होते हैं। जंग के मजबरात तो कुछ मैंने आपके सामने बयान किए। अब इसका जो जियोपॉलिटिकल इसका जो असर है, आज देखें कि फॉरेन मिनिस्टर हमारे पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार चाइना जा रहे हैं। बिल्कुल, उसके बारे में भी पूछना था कि उसका और हंगामी उसका जो है दौरा, इसके भी क्या इसकी आपको क्या लगता है कि क्या पॉइंट्स होंगे जो डिस्कस होंगे, क्या जरूरत पेश आई, इसकी अहमियत क्या है? जी, पहले तो मैं ये स्टेटमेंट को इसी से कनेक्ट करने लगा था। जी। और मैं इस चीज को कनेक्ट करना चाहता हूँ कि स्टेटमेंट के जो आपने डोनाल्ड ट्रंप की बताई है, डोनाल्ड ट्रंप ने देखिए क्या कहा है। उन्होंने थ्रेट किया है
और साथ में जो वॉल स्ट्रीट जर्नल आज रिपोर्ट कर रहा है अपने शुमारे में, वो बता रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने जो उनके एडवाइजर्स हैं उनको बताया है कि अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ ना भी खुला तो हम जंग को खत्म कर सकते हैं। और जंग की विक्ट्री तो उन्होंने पहले से इंडिया दे दिया है कि उन्होंने ईरानी एयरफोर्स को खत्म कर दिया, नेवी को खत्म कर दिया, उनके लीडरान को खत्म कर दिया, और वो उन्होंने कल और परसों और 2 दिन पहले रिजीम चेंज को क्लेम कर लिया है कि इसका मतलब ये हुआ कि रिजीम चेंज हो गई। तो वो अपना एक ग्राउंड बना रहे हैं अपनी कौम को, अमेरिकन कौम को बताने के लिए कि फतह उनकी तकरीबन हो गई है। लेकिन दर हकीकत इस दलदल में जिस तरह धंसते जा रहे हैं उस तरह अमेरिका में खुरबुली मची हुई है। 90 लाख अफराद 330 मुख्तलिफ इवेंट्स में और मुकामात पर निकले हैं परसों, और उन्होंने नो किंग का नारा लगाया है, जंग के खिलाफ नारा लगाया है। तो एक प्रेशर तो होता है, और जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी है कांग्रेस पर्सन्स की, उन कॉन्स्टिट्यूएंसी में उन कांग्रेस पर्सन्स पर भी तो आखिर बहुत बड़ा प्रेशर पड़ रहा है उनके अपने अवाम का। और फिर महंगाई जब जेबों पर बोझ बने लोगों के, और जो लोग वहां हैंड टू माउथ रहते हैं, जिसको चेक टू पे चेक कहते हैं, तो वो लोग तो बिल्कुल बिलबिला उठे हैं। तो इसलिए ये इस जंग को शुरू करने से पहले वाज़े रहे, आपके नाजरीन के लिए बताता चलूं कि नेतन्याहू ने अपनी इजरायली लॉबी को साथ मिला के, जो कि हमेशा करते हैं वो लोग, और उसके साथ 7 मरतबा अमेरिका का व्हाइट हाउस का चक्कर लगाया था पिछले 11 महीनों में। और उन 7 मरतबा में यही कोशिश थी। आखिरी मरतबा जब नेतन्याहू 11 फरवरी को गए हैं, बैकडोर रास्ते से गए हैं, और आपको याद होगा उसके बाद बोर्ड ऑफ पीस की मीटिंग थी, उसमें नहीं तशरीफ लाए। उसका मकसद यही था कि जंग की तैयारी, और वहीं से ये वार प्लान बना जिस तरह के जो जेडी वैंस ने गिला किया नेतन्याहू से कोई 2 दिन कबल, और वो लीक होके बात मीडिया में पहुंच गई है। तो इसका जो लुबे लुबाब है वो क्या है? आपने पूछा चाइना, ये इसी चीज की कड़ी है कि जो गुफ्तगू चल रही है, पाकिस्तान जिसमें मीडिएट कर रहा है, और पाकिस्तान को ये एजाज हासिल है कि वो मीडिएट कर रहा है। और बाज़े रहे, ये पहली मरतबा नहीं, पाकिस्तान ने 1971 में भी चीन और अमेरिका का मिलाप कराया, जब पहली मरतबा अमेरिका ने चीन को तस्लीम किया। और उस वक्त से 71 के बाद चीन जो है वो एक परमानेंट मेंबर के तौर पर, यानी कि वीटो मेंबर के तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा में एक्सेप्ट हुआ। पहले ताइवान था। तो ये पाकिस्तान की काविश थी जिस तरह, और अब भी पाकिस्तान की काविश है। और चाइना का ये दौरा उस सिलसिले की यूं कड़ी है कि ईरान वो मांगता है गारंटी। पाकिस्तान तो चले अपनी जगह पर, लेकिन पाकिस्तान के साथ और बाकी जो ममालिक आपने कल देखे, जिसमें सऊदी अरब हो गया, इजिप्ट हो गया, तुर्की हो गया, तो उनके साथ मिलके अगर चाइना उस गारंटी में शामिल हो जाता है तो वो कभी होगी, मजबूत होगी। और चाइना ने ये कह दिया, और ये तबसरा निगार बात कर रहे हैं कि चाइना बीच में पड़ता है तो सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन भी इसमें पास हो जाएगा। इसका मतलब रशिया भी बीच में आ जाएगा, और फिर वो गारंटी ऐसी होगी जो देरपा हो सकती है, क्योंकि ईरान को यही खदशा और खतरा रहता है कि हर मरतबा हम डायलॉग शुरू करते हैं, 2 दिन पहले हमला कर देते हैं, 3 दिन पहले पर हमला कर देते हैं अमेरिकन और इजरायली। तो कभी हम इस दफा तो हम ठीक है, हम इस पे जंग लड़ेंगे अपनी। हालांकि देखें कितना नुकसान हो रहा है ईरानियों का, तकरीबन कोई 98,000 इमारतों को नुकसान पहुंचा है, मनदम हो गई हैं, उनके तनसीबात को नुकसान पहुंच रहा है, उनके टैंकर्स को और उनके ऑयल डिपोस को नुकसान पहुंच रहा है। उसके बावजूद वो जो है करज के साथ बर्दाश्त कर रहे हैं। इसके बरक्स आप देखें कि अमेरिका बर्दाश्त नहीं कर सकता। उनकी परसों जो दागे गए हैं मिसाइल, जहां उनके रिफ्यूलिंग जहाज, दुनिया में टोटल 23 रिफ्यूलिंग जहाज हैं, जिसमें से 6 रिपोर्ट लीक हुई है, 6 बर्बाद हो गए जो सऊदी बेस पर अमेरिका के मौजूद थे। उसी तरह वहां कोई 14 के करीब सोल्जर्स का जो बातें सामने आ रही हैं, वो तकरीबन हलाक हुए। और साथ में ज़ाहिर है अमेरिका तो अभी उसने तस्लीम नहीं किया, साथ में कोई 200-250 जो उनके अमेरिकन हैं
वो उसमें जख्मी हुए हैं। बिल्कुल, तो अपना इतना बड़ा लॉस तो वो नुकसान बताते नहीं ना जमील साहब, वो तो बताते नहीं कि जी जा- यूएस में कितनी जाने गई, कितना नुकसान हुआ, इजराइल का कितना नुकसान है, वो नहीं बताते हैं। वहाँ ब्लैकआउट किया हुआ है दुनिया के लिए, लेकिन ईरान में कितना नुकसान हो रहा है वो ज़रूर बताते हैं। अच्छा, आपसे ये ज़रा बताएं कि हम तो यही समझते रहे कि अमेरिका का लीगल सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम बड़ा स्ट्रांग है, बड़ा इंसाफ होता है वहाँ, और इतना कुछ हो जाए और ये शख्स अभी तक, इसकी गवर्नमेंट चल रही है, ये मौजूद है, कितना वक्त लगेगा इसकी हुकूमत को गिराने के लिए, उसके अगेंस्ट ट्रायल्स हों, वॉर क्रिमिनल तो अब ये भी हो गए हैं, तो वो क्यों नहीं हो रहा ऐसे सिस्टम में जिस पर बड़ा ट्रस्ट करते थे? या वो सिस्टम तो अब भी कायम है, लेकिन प्रेसिडेंशियल पावर्स इतनी ज्यादा हैं, एग्जेक्टिव पावर्स अमेरिका की कानून, इसमें दस्तूर में, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में, कि प्रेसिडेंशियल पावर के तहत, जैसे कि ये जंग, इस जंग में प्रेसिडेंशियल पावर के तहत गए हैं डोनाल्ड ट्रंप, और उनको ये अख्तियार है कि वो 60 से 90 दिन तक बगैर कांग्रेस के अप्रूवल के ये जंग जारी रख सकते हैं। तो आधा आधा टाइम तो गुजर गया उसमें से, तो वो उनके कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, और इससे पहले भी ऐसा होता रहा है। तो वो उसको, लेकिन इस दफा जितने इन्होंने एग्जेक्टिव ऑर्डर डोनाल्ड ट्रंप ने इस्तेमाल किए, बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रही हैं, और जिसकी वजह से यकीनन एक बेचैनी सी तो है। और ये फैसला जो किया है, पहले भी जो सदूर हैं उन्होंने फैसले किए, उसमें उन्होंने किसी न किसी तरीके से अपने हवारियों से, नेटो से कंसल्ट किया था, बाकी अपने कांग्रेस से कंसल्ट किया था, जो कांग्रेसमैन उनकी अपनी पार्टी के थे। इस मरतबा तो किसी से भी मशवरा नहीं किया गया। नेटो मेंबर्स नाराज बैठे हुए हैं, उनको डोनाल्ड ट्रंप बार बार पुकार रहे हैं कि आओ हमारा साथ दो, और बार बार वो कह रहे हैं कि ना हमसे आपने पूछा, ना हम इसमें साथ देना चाहते हैं। उनको पता है कि इसके मजमरात क्या है अगर वो साथ देते हैं। तो ईरान ने कह दिया है कि जो मुल्क भी हमारे दुश्मनों का साथ देगा जो हम पर हमला कर रहे हैं, जैसा कि इजराइल और अमेरिका, तो हम उसको भी निशाना बनाएंगे। तो कोई नहीं चाहता है कि जब उनसे मशवरा ही नहीं किया गया तो वो क्यों निशाना बने। कल की बात कर लें, यूके के मिस्टर स्टामर जो हैं, उन्होंने कहा कि जी हमारा अड्डा जो है वो हमले के लिए इस्तेमाल नहीं होगा, हम सिर्फ दफा के लिए इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि, और उस पर क्या कहा कि इट्स वेरी शेमफुल, डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, फॉर द नेटवर्क कंट्रीज के, उनमें से कोई भी नहीं आया बीच में। तो एक तलमलाहट तो है, एक फ्रस्ट्रेशन तो है। और मेरा अपना मानना ये है, मेरा अपना तजिया ये है कि डार साहब जो जा रही हैं आज, और अगली बैठक जो अगले हफ्ते होनी है, जिसका कि इंदिया दे दिया गया है, इशारा दे दिया गया है, उस बैठक में ऐन मुमकिन है कि गोके दुश्वार, लेकिन कोशिश यही हो रही है, चाइना के बाद ऐन मुमकिन है कि ईरान की नुमाइंदगी शामिल हो जाए और इस जंग को मद्धम करने में इस मीटिंग के बाद। और क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भी 15 अप्रैल को जा रहे हैं चाइना में, उससे पहले वो भी चाहते हैं कि उनको कोई तोहफा मिले और वो अमन के तौर पर अनाउंस करके आ सकें कि जी हमने अमन करा दिया। और इसीलिए आपके वो मुतजाद बयानात जो आपको डोनाल्ड ट्रंप के नजर आ रहे हैं, वो इसीलिए नजर आ रहे हैं मुतजाद बयान, कि वो क्लेम अपनी फतह भी कर रहे हैं, रिजीम चेंज का भी क्लेम कर रहे हैं, और साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि अगर नहीं भी खुला, वॉल स्ट्रीट जर्नल की मैं रिपोर्ट आपको बता रहा हूं कि अगर नहीं भी खुला तब भी हम आ सकते हैं, वो बाद में खुल जाएगा। और उसमें पाकिस्तान जैसे मुल्क स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलवाने में अपने डिप्लोमेटिक एफर्ट्स कर रहे हैं, और कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर ईरान के साथ, और ईरान के मफादात को भी पाकिस्तान देख रहा है। और क्योंकि जिस तरीके से तकलीफ बढ़ रही है अमेरिका में, उतनी तकलीफ डोनाल्ड ट्रंप को भी और उनकी टीम को भी हो रही है। सिर्फ 7% अफराद, यानी 7% पीपल ओनली, दे आर इन फेवर ऑफ द वॉर, रेस्ट ऑफ देम आर नॉट इन द फेवर ऑफ द वॉर। ये जो उन्होंने सर्वे किया है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो लिहाजा आप देखेंगी, आखिरी बात मैं करता चलूं, शायद आपका टाइम भी खत्म होने वाला है, कि आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में जो पूरा सिक्योरिटी पैराडाइम है इस खत्ते का, आगे चल के वो कैलकुलस तब्दील होने लगा है। और उस कैलकुलस में अब जो तकिया करते थे हमारे खलीजी ममालिक के, जो उनको प्रोटेक्शन मिलेगी अमेरिका की तरफ से, अब वो बबाले जान उनके लिए बन गया है। और उनमें बड़ी एक राय पाई जा रही है कि भाई इनसे किस तरह जान छुड़ाई जाए। तो आगे जाके मंजरनामे में, शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, आप यू स्पीक सो वेल, इतना कुछ सीखने को मिलता है। और वाकई इस जंग के बाद द वर्ल्ड विल नॉट बी द सेम, वी विल नॉट बी द सेम, सब कुछ बदलने वाला है, बदलना शुरू हो गया है।
और एक और चीज़ जो बदल रही है जिसके बारे में बात करेंगे ब्रेक के बाद, वो ये कि जब आप नेक्स्ट टाइम सी सेक्शन के लिए किसी को एनेस्थीसिया दिया जाएगा तो वो खातून सोचेंगी कि क्या मेरी वीडियो तो नहीं बन रही, क्या डॉक्टर जो है उनके दरमियान कोई रेस तो नहीं लगेगी, क्या हो रहा होगा। और इस खौफ के साथ अपनी फैमिली को छोड़ के डॉक्टर पे ट्रस्ट करके एनेस्थीसिया लेके जाना बहुत खौफनाक एक्सपीरियंस होगा फॉर एवरीवन, क्योंकि ऐसा हुआ है। क्या हुआ ब्रेक के बाद बताएंगे। कीप वॉचिंग राइज एंड शाइन। गुड मॉर्निंग। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। राइज एंड शाइन में अभी हम बात करते हैं अबाउट प्रोफेशंस। हर प्रोफेशन करियर में पैसा इज्जत होती है। कुछ प्रोफेशंस ऐसे होते हैं जो नोबल होते हैं लेकिन उनके साथ बहुत बड़ी जिम्मेदारी अटैच्ड होती है। लोग जो हैं अपनी जानें जो हैं वो आपको ट्रस्ट करके आपके हाथों में दे देते हैं। ये कौन सा प्रोफेशन इसकी मैं बात कर रही हूँ? डॉक्टर का प्रोफेशन, मेडिकल प्रोफेशन। बहुत जिम्मेदारी का, इसलिए इसमें बहुत पैसा भी है, इज्जत भी है, पावर भी है। लेकिन हुआ क्या यहाँ लाहौर में लेडी विलिंगटन हॉस्पिटल में, जहाँ बहुत ही नोबल गायनेकोलॉजिस्ट और उनकी टीम ने क्या कमाल किया। 2 सी सेक्शंस साथ साथ हुए और उन्होंने फैसला किया कि जी हम वीडियो बनाते हैं, व्हाई नॉट हैव फन। और इस फन में वीडियो बनाई भी गई, सबने एंजॉय किया। पेशेंट्स की प्राइवेसी, उनकी इज्जत, रिस्पेक्ट का कोई ख्याल नहीं रखा गया, उनकी सेफ्टी का ख्याल नहीं रखा गया। वीडियो बनी, मुकाबला शुरू हुआ, देखते हैं कौन पहले ऑपरेशन जो है जल्दी करता है। व्हाट फन। शर्मनाक बात है ये औरतें थीं, फीमेल डॉक्टर्स, नर्सेज, क्या कर रही थीं? और वो जो एनेस्थीसिया वाले साहब हैं वो भी वहाँ मौजूद हैं। आप सोचें कि एक फैमिली ट्रस्ट करती है आप पे कि जी हमारे घर की औरतें आपके पास हम लेके आ रहे हैं, प्लीज़ हम आप पे ट्रस्ट करते हैं। और ये किया आपने। जो मुझे सबसे बड़ा यहाँ लॉस लग रहा है ना, औरतों का लॉस हो गया बहुत बुरा। क्योंकि जो गांव से औरतें आती हैं फैमिली को मना के कि नहीं जी मैं हॉस्पिटल जाऊंगी, डॉक्टर के हाथ में केस होना चाहिए, किसी दाई के पास नहीं जाना, जिसको हम इतना डिस्करेज करते हैं जो होम डिलीवरीज होती हैं। अब आप बताएं कि इनकी फैमिलीज़ को आप फिर से कैसे कन्विंस करेंगे, इनका जो है ट्रस्ट जीतेंगे कि नहीं इनको हॉस्पिटल लेके जाओ। कैसे आएंगे? वो तो वीडियो दिखाएंगे, ये देखो तुम्हारे साथ वहाँ ये होना है, तमाशा बनना है। तो यहाँ मुझे लगता है कि बहुत सारे जो है मेडिकल एथिक्स और लॉज की वायलेशन हुई है। तो क्राइम बड़ा संगीन है, सज़ा भी संगीन ही होनी चाहिए। तो हम बात करेंगे, एक्सपर्ट भी बात करेंगे, वो हमें ज़्यादा बता सकेंगे कि मेडिकल में जो है इसमें इसकी क्या सज़ा है, क्या पेनल्टीज़ होंगी और कितना बड़ा क्राइम और मल्टीपल क्राइम्स मुझे तो लगता है कि यहाँ कमिट हुए हैं। साथ में डॉक्टर बुशरा गुल है हमारे साथ, जो कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हैं दुबई सऊदी जर्मन हॉस्पिटल, वो हमारे साथ बात करेंगी। और साथ में समना कमाल हैं जो हमारी रिपोर्टर हैं। विल बिगिन विद समना, बट आप दोनों को वेलकम टू राइज एंड शाइन, शुक्रिया आपने वक्त दिया। और हॉस्पिटल के बाहर ही खड़ी हैं समना। ज़रा पहले प्लीज़ ज़रा केस की थोड़ी सी और डिटेल शेयर करें हमारे साथ। जी बिल्कुल नादिया, जैसे कि आपने इस वीडियो का जिक्र किया, ये मैं आपको बताऊं कि ये वीडियो 4 माह पुरानी है जो कि अब जाकर मंजर आम पर आई है। और इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे 2 टीमों पर मुश्तमिल जो है वो मुकाबलाबाजी इसमें की जा रही थी कि कौन जल्द ऑपरेशन करेगा। और ऑपरेशन थिएटर एक ऐसी जगह है कि जहाँ पर तो आप इस तरह की कोई एक्टिविटी ही नहीं कर सकते, लेकिन अफसरान की ज़ेरे निगरानी ये तमाम तर जो है वक़ुआ हुआ। और जैसे ये वीडियो मंजर आम पर आई तो इस पर जो है सख्त कार्रवाई भी की गई और वज़ीर आला पंजाब ने इस पर सख्त नोटिस लिया, जिसके बाद जो है ये इस अस्पताल के जो MS है उसे मुअत्तल किया गया। और उसके बाद जो है डिपार्टमेंट ऑफ हेड को जो है वो शोकाज नोटिस जारी किए गए और इसमें जो डॉक्टर्स मुलव्विस थे उन्हें शोकाज नोटिस जारी किए गए। और इस पर जो है वज़ीर आला पंजाब ने सख्त कार्रवाई भी की और इस पर एक कमेटी भी
तश्कील दी गई और इन्हें कहा जा रहा है कि जो जो इसमें मुलव्विस है वो 7 रोज़ के अंदर अंदर जवाब देगा, जिसके बाद जो है कानूनी तौर पर जो है वो इस पर कार्रवाई भी की जाएगी। और इसके अलावा महकमा सेहत की जानिब से ये बयान भी सामने आया। उनका कहना था कि वीडियो मंजर आम पर है और इसमें तमाम तर सूरत हाल जो है वाज़ेह है, जिस पर मज़ीद जो है कार्रवाई करने की ज़रूरत नहीं है, जबकि कमेटी को कहा गया है कि वो 7 रोज़ के अंदर जो है वो जवाब देगा। ये तो सिर्फ एक वीडियो है, जबकि एक दूसरी वीडियो भी वायरल हुई जिसमें देखा जा सकता है कि एक निजी कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड जो है वो ऑपरेशन थिएटर में मौजूद है और वो इंथीजिया का जो है वो इंजेक्शन पेशेंट को लगा रहा है और ये इंजेक्शन सिर्फ मखसूस माहिर सेहत ही लगा सकते हैं। और फिर एक और इसमें अहम पेशरफ्त ये भी हुई कि जो इंथीजिया के हेड है उनकी ज़ेरे निगरानी जो है वो सिक्योरिटी गार्ड इंजेक्शन लगा रहा है और नीचे जो है डॉक्टर्स के दस्तखत भी हुए, यानी कि ऑपरेशन थिएटर में जो एक लिस्ट आती है कि कौन कौन इस ऑपरेशन में जो है वो होगा और कौन ऑपरेट करेगा, कौन इंथीजिया का इंजेक्शन लगाएगा, वो एक पेपर पर पूरी लिस्ट होती है जिसके नीचे दस्तखत किए जाते हैं और इस सिक्योरिटी गार्ड का नाम भी उस लिस्ट में दर्ज था जिसके नीचे जो है वो दस्तखत किए गए। इंतहाई जो है ये यहाँ पर संगीन सूरत हाल इख्तियार की गई कि 2 वीडियोज़ जो है वो सामने, पहले ये जो टीमों की मुकाबलाबाजी हो रही थी डॉक्टर्स के दरमियान, अभी ये मामला थमा नहीं था कि कुछ रोज़ बाद एक नई वीडियो इनकी जो है वो सामने आ जाती है। जो पेशेंट से हमारी अंदर बात हुई वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान थे क्योंकि पहले ये सरकारी अस्पतालों के जो सूरत हाल से थे वो पेशेंट्स काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए थे। फैमिली ने कोई केस किया या शिकायत की, फैमिली ने आइडेंटिफाई किया कि ये तो हमारी खवातीन के साथ हो रहा है? जी देखिए, अभी तो ये वीडियो सामने आई है, अभी इस पर जो है वो कमेटी तश्कील दी गई है। अभी फैमिली की जानिब से किसी किस्म का भी कोई रद्द-ए-अमल या बयान सामने नहीं आया। अभी तो जो है लीगल कार्रवाई की जा रही है और बताया ये जा रहा है कि 7 रोज़ बाद जो है इन तमाम तर ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ जो है वो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी ताकि आइंदा कोई इस तरह का जो अमल है वो ना कर सके। और इसमें तमाम तर जो लोग मुलव्विस थे उनके खिलाफ शोकास नोटिस भी जारी किए गए हैं, उन्होंने जो है वो मुअत्तल भी किया गया है क्योंकि एमएस की जिम्मेदारी होती है कि वो अस्पताल के नज़्म ज़ब्त को जो है वो कायम रखे। डिपार्टमेंट और हेल्थ की ये जिम्मेदारी होती है कि वो तमाम तर चीज़ों की निगरानी करे। लेकिन ये फिर भी देखिए क्राइम्स हुए हैं और कितनी खवातीन जो इनकी पेशेंट रही होंगी पिछले महीनों में सोच रही होंगी कि क्या ये मैं थी, क्या ये मेरे साथ हुआ। थैंक यू समना। डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर बुशरा, अस्सलाम वालेकुम। How are you? जी आई एम फाइन, थैंक यू। आप बताइए, आपने वीडियो भी देखी होंगी एज अ गायनेकोलॉजिस्ट, डॉक्टर कंसल्टेंट, आप बताएं कि कितना डिस्टर्बिंग था ये आपके लिए और इस वीडियो को देख के आपको क्या लगता है कि कितने मेडिकल एथिक्स और जो लॉज हैं उनकी वायलेशन हुई है? एक्चुअली नादिया, जब आपने शुरू किया तो अपने सारे वो पॉइंट्स बोले, इज्जत, डिग्निटी, सेफ्टी, सो दीज आर, यही सारी चीज़ें थी जो इन्वॉल्व थी। जब मैंने शुरू किया था वीडियो देखना, मैं समझी कोई साइड में ट्रेनीज अब रिकॉर्ड कर रही है, नोबडी इज नोटिसिंग इट एंड दे जस्ट रिकॉर्डेड एंड अपलोडेड देम। मैंने फोकस किया तो देखा कि जो सर्जन है वो इन्वॉल्व है, देयर देख भी रहे। एंड देन आई नोटिस कि पेशेंट स्पाइनल में है, तो पेशेंट भी सब कुछ सुन रही है और डिलीवरी तक आपके हाथ में एक ब्लेड होगा, तो इट वाज एक्चुअली द रेस ऑफ ब्लेड गोइंग इनटू ह्यूमन बॉडी जो स्पाइनल में जा रहा है और जो सुन रहा है। आई जस्ट फेल्ट कि इफ आई वुड हैव बीन दैट प्लेस, मुझे पैनिक अटैक हो जाता। और पता नहीं कितनी सेव होती है मरीज की कि वो उसको अगर पैनिक अटैक हो भी रहा है तो वॉज शी एबल टू टेल कि भाई मुझे मैं ठीक नहीं फील कर रही हूँ। तो हमारे यहाँ तो यहाँ पे मरीज को बगैर किसी बात के भी पैनिक अटैक हो रहा होता है जबकि हम उससे बात कर रहे होते हैं। तो वाकई बट इट शुड, ये पार्ट ऑफ कल्चर होना चाहिए था ना कि रादर सेलिब्रेटिंग स्पीच दे शुड सेलिब्रेट पेशेंट सेफ्टी, ये सब कुछ ठीक है। दोज आर मोर इम्पोर्टेंट थिंग्स देन सेलिब्रेटिंग स्पीड और द परफॉर्मर के लाइक फोकस वहाँ पे सर्जन पे था, नॉट ऑन पेशेंट। तो या बट यू पॉइंटेड आउट, सारे पॉइंट्स आपने पॉइंट आउट किए, सेफ्टी एंड ट्रस्ट। इस वीडियो को देखकर बाकी लोग क्या कहेंगे कि क्योंकि हमारे पास मरीज आते हैं कहते हैं कि हमारा जो पिछला एक्सपीरियंस था उसमें ऐसा हुआ था, डॉक्टर ऐसा तो नहीं होगा।
एंड हमारे यहाँ हस्बैंड मौजूद होता है एक्चुअली। जी बिल्कुल, नहीं मेरा ख्याल है इसके बाद इंसिस्ट भी करेंगे। अभी भी यहाँ भी कुछ जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उसमें फैमिली मेंबर या हस्बैंड प्रेजेंट होते हैं, और अब तो लोग इंसिस्ट करेंगे, करना पड़ेगा। प्लीज़ बताइए कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, और आपके ख्याल में कितनी जो है मेडिकल वायलेशंस हुई हैं और एथिक्स जो है यहाँ वो ब्रीच हुए हैं? या इट्स अ वेरी बैड एग्जाम्पल। असल में इससे पहले इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। जैसे आप पूछ रही थी कि एग्जैक्टली कौन सी सजा, क्योंकि सबसे पहले एक कमरे में 2 ऑपरेशन, ये मैंने पाकिस्तान में गवर्नमेंट अस्पताल में काम किया है, वहां पे भी मैंने ये नहीं देखा। तो पहली दफा मैंने देखा, और आई एम श्योर के इतनी जगह की कमी नहीं होती, इतने बड़े गवर्नमेंट अस्पताल होते हैं कि वो एक कमरे में 2 ऑपरेशन करें। कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी हर एक की आप फाइल, अगर वाइफ बाहर जाती है और हस्बैंड अंदर आता है और वो कहता है कि मेरी बीवी का क्या डायग्नोसिस है, पेशेंट का राइट है कि मैं उसका डायग्नोसिस उसके शौहर को भी ना बताऊं, और इतने हक होते हैं। और वहाँ पे 2 स्ट्रेंजर्स एक कमरे में ऑपरेशन हो रहा है, वन थिंग ये। फिर उसके बाद जब वो स्पीड की बात आती है तो फोकस चेंज हो जाता है पेशेंट से परफॉर्मर पे। वो सेफ्टी से ज्यादा इट बिकम अ कॉन्टेस्ट। ठीक है, कभी कभी हम फास्ट सिजेरियन करते हैं, वो पेशेंट बेस्ट इंटरेस्ट में होता है कि पेशेंट ब्लीड कर रही है, वो या मेडिकल रिक्वायरमेंट है, लाइफ सेविंग के लिए ना, फन के लिए तो नहीं है कि जी हमने सोशल मीडिया पे अपलोड करना। एग्जैक्टली, और उसमें बेनिफिट आउटवेज रिस्क के, बेनिफिट ज्यादा है और मरीज को बेनिफिट है, तो उसमें उसको हम कहते हैं क्रैश सिजेरियन सेक्शन। बट 2 अनरिलेटेड कॉन्टेस्ट। और आपने बिल्कुल सही कहा कि औरत अपनी बॉडी से ट्रस्ट करती है, और उस डॉक्टर के हाथ में ब्लेड होता है टिल डिलीवरी ऑफ द बेबी, तो वो 7 लेयर्स कट कर रहा है, और जब स्पीड आ रही है तो 1 2 डेप्थ ऑफ कटिंग, सेफ्टी। अच्छा, इसमें मुझे आप बताएं कि ये मुझे बताएं इसमें क्या लाइसेंस जो है डॉक्टर्स का वो रिवोक हो सकता है? सस्पेंशन, शो कॉज नोटिस तो इज नॉट इनफ, लेकिन खैर स्टार्ट हुआ है प्रोसीजर। इसमें कैन दिस लीड टू देयर परमानेंट सस्पेंशन ऑफ मेडिकल लाइसेंस? हाँ, परमानेंट तो कहीं भी नहीं होती। जैसे DHA में भी होता है, दुबई हेल्थ अथॉरिटी में, तो वही होता है कि परमानेंट अगर होता भी है, यहाँ पे तो केस चलता है, यहाँ पे इट्स अ कोर्ट थिंग और देयर द इन्वेस्टिगेशन। मैं आपको दुबई की बात बताती हूँ डॉक्टर बुशरा। एक प्लास्टिक सर्जन का वहाँ केस था, जो उनका केस था, और वो चले गए एंड द पेशेंट डाइड। उनका तो परमानेंट जो है वहाँ प्रैक्टिसिंग लाइसेंस कैंसिल हो गया था, उनको फिर हॉस्पिटल खरीद के चलाने पड़े एडमिनिस्ट्रेशन, बट ही वाज नॉट अलाउड टू प्रैक्टिस हिमसेल्फ। एग्जैक्टली, दिस इज पॉसिबल। लेकिन यहाँ से अगर लाइसेंस कैंसिल होता है तो मोस्टली यहाँ पे एक्सपर्ट है, दे गो, बट ऑल्सो कभी कभी ड्यूरेशन के लिए भी होता है, इवन बेबी सस्पेंड हो जाता है, इन्वेस्टिगेट। और वो कहते हैं कि इतना अरसा के लिए, कुछ मेरे कॉलीग्स थे जो कुछ अरसे के लिए दे हैव टू गो बैक होम एंड रिफ्लेक्ट ऑन कि भाई क्या किया उन्होंने, क्या बेहतर हो सकता था जी। और इस केस का कोई प्रेसिडेंट नहीं है, क्योंकि कभी भी हमने एक ऑपरेशन थिएटर में 2 होते नहीं देखे, तो कभी भी नहीं जी, हमने ऐसा कुछ भी नहीं होता देखा, बल्कि अब शायद होता हो कहीं तो पता चल गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप ये देखिए, थैंक यू सो मच डॉक्टर बुशरा फॉर योर टाइम। मैं इस तरह से इसको सोचती हूँ, बीइंग अ वुमन, कि आपने जो क्राइम किया है ना अगेंस्ट वुमन काइंड है, आपने औरतों के अगेंस्ट क्राइम किया है। किसी और मुल्क में भी अब औरत जो है डर के सोचेगी कि ये ना हो कि मेरी कोई वीडियो बना रहा हो। अब तो कोई ना कोई फैमिली मेंबर आएगा भाई, दे विल इंसिस्ट। कितना बड़ा नुकसान आप लोगों ने कर दिया, आपको क्या अंदाज़ा है? औरतें जो इस मुल्क में पहले इतना कुछ सफ़र करती हैं, इतनी मुश्किल से अपने हेल्थ केयर के लिए अपने फैमिली वालों को कन्विंस करती हैं कि उनको प्लीज़ प्रॉपर डॉक्टर के ले जाएं, और आपने उनके लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। आप क्या किया आप लोगों ने, बड़ी शर्मनाक बात है। तमाम वो औरतें और जो कोई मर्द भी वहाँ थे, आप सबसे जो है ना हमें बहुत बहुत तकलीफ पहुँची है, और बड़े शर्म की बात है जो आपने किया है। क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, अगेंस्ट वुमेन काइंड, और मेडिकल प्रोफेशन के साथ आपने अपने प्रोफेशन के साथ बहुत बुरा किया। यू सेट एन एग्जाम्पल। कैसे आप पे कोई ट्रस्ट करेगा? एनीवे, विल टेक अ ब्रेक हियर एंड सी यू आफ्टर दैट। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जंग के इफ़ेक्ट्स शदीद अब हिट कर रहे हैं दुनिया में सारे ही ममालिक को, और फ्यूल रिज़र्व्स जो हैं वो कम हो रहे हैं। अगर ख़त्म हो गए तो क्या होगा? पाकिस्तान इज़ एक्टिंग वेरी वाइजली। गवर्नमेंट बड़ी एक्टिवली प्लान्स बना रही हैं, सोच रहे हैं कि जी हमें क्या करना चाहिए। तो फेडरल गवर्नमेंट ने जो प्लान प्रेजेंट किया, जिसमें अभी बात चल रही है और बताया गया है प्रोविंसेस को कि जी ऐसे हम करना चाह रहे हैं कि 2 दिन का जो है स्ट्रिक्ट जो है एक लॉकडाउन हो, स्मार्ट लॉकडाउन हो, उसमें कम्यूटिंग ना हो, उसमें कोई बिजनेस ना हो, काम ना हो, लोग घरों से ही ना निकलें ताकि फ्यूल जो है उसकी सेविंग हो सके। लेकिन सिंध गवर्नमेंट हैज़ रिजेक्टेड दिस आइडिया एंड प्रपोजल। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो कुछ कर नहीं रहे इस मसले के लिए। काम हो रहा है। सिंध गवर्नमेंट का अपना क्या एक स्मार्ट प्लान है, ये हम पूछेंगे सादिया जावेद से, जो कि स्पोक्स पर्सन है सिंध गवर्नमेंट की। जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। थैंक यू वेरी मच, गुड मॉर्निंग। जी शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। सादिया जी बताएं कि सिंध गवर्नमेंट अगर ये प्लान नहीं फॉलो करना चाह रही तो उनका अपना क्या प्लान है टू सेव फ्यूल? एक तो पहली बात ये है कि जो स्मार्ट लॉकडाउन वाली बात है, वो जो कल इस्लामाबाद में एक प्रेसिडेंसी में आला सतह का इजलास हुआ, जिसकी मुश्तरका सदारत प्रेसिडेंट साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब ने किया, उसमें स्मार्ट लॉकडाउन को चारों सूबों ने जो है उसको उसकी मुखालफत की, और फेडरल गवर्नमेंट इस बात पे राजी हो गई है कि जी स्मार्ट लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि इससे जो डेली वेजेस और रोजमर्रा काम करने वाले लोग हैं उनको इंतहाई तकलीफ होगी, और वो जो है वैसे ही उतना रोजगार इस वक्त मुल्क में मौजूद नहीं है। तो उनके लिए तो इस बात को नजर में रखते हुए फेडरल गवर्नमेंट ने उस बात को सूबों की माना है कि स्मार्ट लॉकडाउन नहीं होगा। लेकिन उसके बाद उन्होंने सूबों को कहा है कि आप प्लान मुरतब करें जिससे किफायत शारी की जाए, तवानाई का जो इस्तेमाल है वो कम हो, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी है, गाड़ियों में फ्यूल है। ऑलरेडी अगर देखें निदा तो नादिया, तो वो सिंध गवर्नमेंट जो है उसने 3 महीनों की अपनी पूरी कैबिनेट की जो भी उनको हुकूमत से सहूलत मिलती थी फ्यूल की, तनख्वाहों के मद में, वो हमने जो है वो विड्रॉ कर दी है। वो गवर्नमेंट वो करेगी। सिंध असेंबली ने 25% जो है वो तमाम मेंबर्स की 2 महीने की तनख्वाहों में कटौती की है। इसके अलावा फ्राइडे को वर्क फ्रॉम होम है। अच्छा, अब जो सबसे ज्यादा कंजम्पशन है, मार्केट एसोसिएशन से बात की जा रही है कि अगर सुबह जल्दी दुकानें खुलें और रात में जल्दी बंद हो तो इलेक्ट्रिक की कंजम्पशन कम होगी, दिन की रोशनी में लोग काम करेंगे। दूसरा, जो शादी ब्याह की तकरीबें हैं उनको दिन में जैसे बाकी सूबों में होता है, पंजाब में KPK वगैरह में होता ही है कि दिन के टाइम शादियां होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ शाम की रात की शादी का रिवाज है। उसको कोशिश की जा रही है कि दिन में शिफ्ट किया जाए ताकि बिजली की कंजम्पशन कम हो सके। लेकिन सादिया जी दिन में भी AC तो चलेंगे, अगर इंडोर किसी हॉल वगैरह में शादी है तो वहाँ AC भी चलेंगे, हाँ, लाइटें भी चलेंगी, AC चलेंगे, लेकिन उस तरह देखिए शाम में तो बहुत ज्यादा, रात में बहुत ज्यादा सही नहीं, वहाँ तो बिल्कुल। और उसके बाद हाँ, और उसके बाद दूसरा, मेहमानों को जो है वो उनकी तादाद कम की जाए। हजारों की तादाद में लोग हैं शादी ब्याह जो है वो मेहमान होते हैं, उसको गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि 250 जो है वो एनर्जी कंजम्पशंस में भी वो हो, किफायत शारी भी हो। और दूसरा, सिंध गवर्नमेंट जो है वो इस चीज को इंश्योर करी, क्योंकि फ्यूल प्राइस ऊपर गए हैं, मार्केट पर जो उसका बोझ आया है, खाने पीने की अशिया महंगी हुई है, उसको कंट्रोल करने के लिए आज भी सिंध काबीना का इस वक्त इजलास चल रहा होगा और उसमें मजीद इक़दामात का फैसला किया जाएगा। जी, बड़ी अच्छी बात है। इसके अलावा जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो कैसे ख्याल रखेंगे, उनकी गाड़ियों का यूजेज, उनका फ्यूल का यूजेज, उस पर भी कोई कंट्रोल किया जाएगा? और स्कूल्स के बारे में भी फिर मैं आपसे पूछूंगी। जी
वो जो आपने बात की सरकारी मुलाजमीन की, ग्रेड 17 से ग्रेड 21 के जो अफसरान हैं उनकी तनख्वाहों में भी कटौती की गई है 3 महीने की। और जो फ्यूल है वो आधा कर दिया गया है। सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज जो है, जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं, उनकी गाड़ियों को इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है। 60% सिंध हुकूमत ने जो अपने ऑफिसर्स के पास गाड़ियां हैं उनको कहा है कि उनको जो है वो पूल में खड़ा कर दिया जाए, ताकि जो है वो लोग कम से कम फ्यूल का इस्तेमाल हो, और जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं उनके लिए सिर्फ वो इस्तेमाल किया जाए। तो सादिया जी, आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि सोलर एनर्जी प्रोडक्शन को जो है इनकरेज किया जाए। जो सोलर यूज़ कर रहे थे सार्फिन, उनके लिए आपको पता है कि अब तो बहुत सारी मुश्किलात आ गई थी, उनको फ़ायदा अब कोई नहीं हो रहा था, बल्कि महंगी बिजली बना भी रहे हैं और ख़रीद भी रहे हैं। तो आई थिंक इसको भी ज़रा थोड़ा सा अगर देखा जाए, एडजस्टमेंट्स की जाए ताकि सोलर एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस हो। नादिया, आपको पता है कि सिंध वो सूबा है जहां सबसे ज्यादा बिजली नॉन ऑयल पे या नॉन उस पे प्रोड्यूस की जाती है। हमारे पास विंड जो है, विंड के जरिए बिजली, कोयले के जरिए बिजली, और जो है पानी के जरिए बिजली। हम वाहिद सूबा है जो सबसे ज्यादा बिजली जो है वो बनाते हैं। इसीलिए सिंध हुकूमत प्रमोट करना चाहती है कि जो एनर्जी बेस्ड बिजली बनाई जाती है, जैसे कि ऑयल पे, LNGs पे, उसको जो है वो किसी तरह कट डाउन किया जाए, ताकि पाकिस्तान के जो फॉरेन रिजर्व्स हैं उनको बचाया जाए। लाइक आई सेड कि क्वेश्चन मेरा फिर वही था सादिया जी कि इनकी रेट्स को रिवाइज करें। रेट्स को रिवाइज करना बड़ा ज़रूरी है ताकि फिर से लोग जो हैं सोलर एनर्जी में इन्वेस्ट करें, जस्ट दैट। और मुझे स्कूल्स का बताएं कि अभी क्या वापस ये ऑनलाइन स्कूलिंग जो है ये चलता रहेगा सिलसिला, क्योंकि कुछ स्कूल्स तो ओपन हो गए हैं। देखिए, जो 31 मार्च तक का तो नोटिफिकेशन था, आज तक का ऑनलाइन के लिए, और वो छुट्टियां और मतलब बच्चे घरों से वो कर रहे थे। आज सिंध काबीना का, मैंने जैसे आपको कहा, हमें लगता है कि स्कूल खोल देने चाहिए, क्योंकि तालीमी हर्ज भी ना होना चाहिए। और इस वक्त जो है अब जाहिर सी बात है बच्चों के एग्जाम का टाइम है, तो आज सिंध काबीना उस पर भी फाइनल डिसीजन लेगी कि स्कूल ऑनलाइन कंटिन्यू करने हैं या स्कूल्स को मुकम्मल तौर पर खोल दिया जाए। और अगर जो स्कूल्स इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि नहीं जी फिर भी हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है, तो क्या उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा? देखिए, जाहिर सी बात है गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है जिसको चाहेंगे हम कि वो इम्प्लीमेंट हो। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन से जाहिर सी बात है सरदार शाह साहब जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो राब्ते में हैं, उनसे बातचीत करेंगे। अगर वो गवर्नमेंट के फैसलों को के इक़दामात में रुकावट बनेंगे तो जाहिर सी बात है उनके खिलाफ कार्रवाई फिर नागुज़ीर। जी सादी जी, ज़रा पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बारे में भी बताइएगा कि इस वक्त तो बहुत ही ज़रूरी है कि यूनिवर्सिटी रोड का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए, जिन्ना एवेन्यू का जो प्रोजेक्ट है वो जल्दी से कंप्लीट हो जाए, बिकॉज़ ये तो वाहिद ऑप्शन रह गई है लोगों के लिए कि अपनी गाड़ियां इस्तेमाल ना करें। और सेविंग भी है, फ्यूल सेविंग भी है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसके लिए, उसको कम्यूट के लिए इस्तेमाल करें। जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। कल जो इस्लामाबाद में भी इजलास हुआ है कि उसमें ये बात की गई है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की इस्तेमाल की आगाही भी कराई जाए कि अवाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। जहाँ तक आप कराची यूनिवर्सिटी रोड वाली बात कर रही हैं जिसपे रेड लाइन का प्रोजेक्ट है, उसकी वजह से मैं इस बात को कभी डिनाई नहीं करती, बहुत लोगों को तकलीफ का सामना है। लेकिन जब किसी भी शहर में, किसी भी सूबे में तरक्याती मंसूबे होते हैं, परेशानियां अवाम को आती हैं। उन रास्तों में रहने वालों को या जो लोग उसको इस्तेमाल करते हैं उनको परेशानी आती है। जो रेड लाइन मंसूबा है उसके डिले में बहुत सारी वजूहात हैं, और जो सबसे पहली उसमें वजह थी कि जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो टेन्योर ख़त्म होने में थोड़ा सा टाइम था, और केयरटेकर आ गई 9 महीने वो केयरटेकर। फिर उसके बाद आपको पता है कि इतनी प्राइस फ्लक्चुएशन आई कि जो डॉलर प्राइस थी वो ऊपर चली गई, जिसकी वजह से सरिया, सीमेंट, हर चीज़ महंगी हुई। तो अब उसको रीनेगोशिएट किया गया है
क्योंकि वो एशियन डेवलपमेंट बैंक का के तवज्जुह से हम बना रहे हैं, उसको रीनेगोशिएट किया है। अब उस पर काम बहुत तेजी से जारी है और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द अज जल्द आवाम को रिलीफ मिलेगा उन रास्तों में जो लोगों ने तकलीफें उठाई हैं। जी बिल्कुल, कोई टाइमलाइन है कि जिस महीने तक होपफुली कंप्लीट हो जाएगा? नहीं जी, Not really. टाइमलाइन नहीं, लेकिन क्योंकि प्रोजेक्ट ऑलरेडी डिले है, मुख्तलिफ टाइमलाइन सेट की, लेकिन अब काम तेजी से हो रहा है लेकिन। हाँ जी, सीनियर मिनिस्टर साहब आपको पता है बहुत उसको जल्दी जल्दी अब विजिट भी कर रहे हैं कि काम को स्पीड अप कराया जाए और जो लोगों को तकलीफ है उससे निजात दिलाएं। तो सादिया जी, ये अगर जंग चलती रही तो और बड़े मसाइल हो जाएंगे और फिर उसके बाद चीज़ें मैनेज करना। आप प्लीज़ लोगों को बताएं कि इस वक्त इस स्टेज पे ही जो है फ्यूल जो है उसकी सेविंग करें, आप उनको कैसे गाइड करेंगी? कुछ तरह हमें टिप्स दें, बताएं क्या कर सकते हैं टू सेव फ्यूल एंड एनर्जी। देखिए, जाहिर सी बात है, एक तो अब हम छोटी भी चीज के लिए हम अपनी गाड़ियां निकालते हैं कि हमने वॉकिंग करना छोड़ दी। नहीं तो पहले लोग वॉक करते थे मार्केट्स तक। मैं ये नहीं कह रही कि हर आदमी कर सकता है, लेकिन इस तरह फ्यूल की कंजम्पशन बचाई जा सकती है। अपने घरों में मेरे आपके घरों में लाइट का जो इस्तेमाल है उसको हम कट डाउन कर सकते हैं। जहां बैठे वहां बिजली का इस्तेमाल करें। बहुत सारे तरीके हैं। अगर हम चाहें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें तो उससे जो है वो गवर्नमेंट को भी फायदा होगा जो फ्यूल का, क्योंकि अगर आज हम एहतियात करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो कोशिश तो कर रहा है कि वो जंग को जल्द अज जल्द रुकवाने में, और कोई जो है वो अमेरिका और ईरान के दरमियान कोई मुआहदा हो जिसकी वजह से जो दुनिया में इस वक्त क्राइसिस क्रिएट हो रहा है वो बड़ा ना हो। लेकिन अगर ये जंग नहीं रुकी तो जाहिर सी बात है हम तो बहुत छोटे अंडर डेवलप कंट्री हैं, बड़े बड़े डेवलप कंट्री कोलैप्स कर जाएंगे। तो हमें मुश्किल वक्त को नजर में रखते हुए हुकूमत को भी और अवाम को भी मिलकर फैसले करने चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा फ्यूल कार्ड्स के बारे में भी बताइएगा। कुछ चीज़ें, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन है, पता नहीं क्या सही है क्या गलत है। उसमें बताइएगा कि क्या ये जो स्मार्ट ऐप्स इंट्रोड्यूस होंगे जिसमें कि आपके जो है कैप लग जाएगी, कितना फ्यूल आप यूज़ कर रहे हैं उतना ही आप ले सकते हैं, और फिर फ्यूल कार्ड्स होंगे, बाइकर्स के लिए आसानी होगी, ज़रा उसके बारे में बताइएगा। देखिए, वो एक फेडरल गवर्नमेंट की तजवीज़ है कि जो लोअर मिडिल क्लास जो लोग मोटरसाइकिलों का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए कोई सहूलत की जाए कि उनको कार्ड के जरिए गवर्नमेंट पेट्रोल दे, उनको सब्सिडाइज किया जाए। इस पर काम हो रहा है और BISP बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो सर्वे है उसके थ्रू गवर्नमेंट जो है वो कोशिश कर रही है कि ये काम किया जा सके। बाकी जो आप बता रही हैं कि सबके लिए कैप किया जाएगा कि वो इससे ज्यादा फ्यूल नहीं ले सका, ये मुझे ऑफिशियली कहीं से वर्ड नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पे बहुत सारी बातें हैं। लेकिन हमें खुद कोशिश करनी चाहिए कि गैर जरूरी सफर जैसे कि हम दोस्तों के यहाँ चले गए, फिर वहां से कहीं से घूमने चले गए, अगर ये हम सबको थोड़े दिन अगर हम रोकें तो इससे मुल्क को भी फायदा होगा। सादिया जी, बच्चे बहुत यूज करते हैं, बच्चे बड़ी बेदर्दी से जो है ना गाड़ी और फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं। मैं ट्यूशन गया, ट्यूशन से दोस्त के पास चला गया, वहां से इधर चला गया, फिर दोस्तों ने कहा मैं वहां ड्रॉप कर दो। ये तो ये हमारे घर में भी होता है। फिर एक और चीज आपको बताऊं, सडनली आपको पता है ड्राइवर्स बड़े ले ऑफ हुए हैं। कितने लोगों ने अपने ड्राइवर्स को जो है फायर कर दिया है इस वक्त कि नहीं जी हमें गाड़ियां नहीं आगे चलानी। एक नया मसला है ये कि बेचारे ड्राइवर्स जो हैं आउट ऑफ जॉब हो गए हैं क्योंकि वो इस्तेमाल ही नहीं करना चाहते गाड़ी फ्यूल। तो एक ये भी इफेक्ट आया है और सडनली जो कि ड्राइवर्स यहाँ कराची में आसानी से मिलते ही नहीं और अब सडनली दे आर आउट ऑफ जॉब एंड दे आर लुकिंग फॉर इवन पार्ट टाइम काम चल जाए। ये भी देखें, ये भी एक मसला क्रिएट हो गया। सादिया जी बहुत शुक्रिया। एंड आई नो कि सिंध गवर्नमेंट बड़े एक्टिवली जो है इस चीज़ को देख पे काम कर रही है और वही जो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करें वही असलियत है, वही सच्चाई है, उसी को फॉलो करें। सोशल मीडिया पे बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन चल रही है, प्लीज़ जो आप देखते हैं सुनते हैं उस पर बिलीव मत करें।
एंड लाइक आई सेड कि ये मसले मसाइल शुरू हो गए हैं। प्लीज़ ख्याल कीजिए, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो अपने ड्राइवर्स को ले ऑफ मत कीजिए। ये एक मुश्किल टाइम है, और अगर एक शख्स ने आपको इतने लॉयल्टी के साथ इतने महीने साल दिए हैं तो इस वक्त मुश्किल घड़ी में उनका साथ ना छोड़ें। बेशक उनकी आवर्स कम हो गए हैं, काम कम हो गया है, बट दे नीड टू फीड देयर फैमिलीज़। ख्याल रखें, ये वक्त किसी पे भी आ सकता है। तो सी यू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक, कीप वॉचिंग विद मनी। वेलकम बैक टू राइज एंड शाइन। जी, हालात जैसे भी हों, फिल्में देखने हम जाते हैं क्योंकि हमारे बड़े प्यारे स्टार्स हैं। फिल्में कम बनती हैं, और जब अच्छी बनती हैं ना तो फिर तो हम दौड़ लगा देते हैं सिनेमा घरों की तरफ कि हमने देखने जाना है। और ईद पे 3 फिल्म्स रिलीज़ हुई, उसके बारे में हम बात करते हैं ज़रा डिटेल से। खुरम सुहेल आए हुए हैं, जर्नलिस्ट हैं, फिल्म क्रिटिक हैं, और इतने मज़े से बताते हैं, सच बोलते हैं, सच के सिवा कुछ नहीं बोलते। राइट खुरम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग, और ताखीर से सही मगर ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको भी। तो ये ईद तो हमारी हो गई, तीन फिल्म्स, क्योंकि और ज़्यादा कोई एंटरटेनमेंट है नहीं। आप रेस्टोरेंट चले गए, खाना पीना कितना खा पी लेंगे। मूवी एक ज़रा फुल फैमिली एंटरटेनमेंट, और इस दफ़ा 3 फिल्म्स की चॉइस। बुल्ला रिलीज़ हुई, आग लगे बस्ती में, एंड डेलीगेट। विल स्टार्ट विद डेलीगेट, क्योंकि जो वो सबसे कम वही नजर आई। जी, क्या वजह? एक तो प्रमोशन, दिल्ली गेट एक अच्छा कॉन्सेप्ट था। इंटीरियर लाहौर के टच के साथ एक कल्चरल एस्पेक्ट्स दिखाने की कोशिश की गई, एक रोमांटिक एंड एक्शन थ्रिलर में। तो ओवरऑल जो हमारा 90s का पुराना सैयद नूर साहब वाला जो यॉन्ड्रा है ना, ये वो वाला एक मूड था इस फिल्म का। और नदीम चीमा जो इसके डायरेक्टर हैं, वो सैयद नूर साहब के ऑफिशियली गंडा बंद शागिर्द भी हैं। अरे वाह। तो वो जो टचेस होते हैं उस फिल्म में वो सारे थे। बल्कि उसका ट्रेलर टीजर बड़ा स्ट्रॉन्ग था। जी। लेकिन ठीक है, अगर प्रमोशन कम हुई है या कुछ नहीं है, लेकिन हम और आप किस लिए बैठे हुए हैं? हम बता रहे हैं ना कौन सी फिल्म को कैसे किस तरह हमने फिल्म रिलीज हुई, फिर क्या हुआ? जी हुई, लेकिन वो उसमें कुछ जिस तरह बता रहे हैं टेक्निकल एरर्स हैं और चीज़ें हैं, तो ज़्यादा शोज़ भी नहीं ले पाई, उसको स्क्रीन्स भी कम मिली, और ओवरऑल जो है वो उस तरह तवज्जो नहीं मिली। और मुझे लगता है 2 बड़े हाथियों के बीच में एक छोटी फिल्म आ गई, तो कोई बात नहीं। लेकिन नदीम चीमा साहब ने कोशिश की, एक अलग अंदाज की फिल्म थी और उसको सराहा जाना चाहिए। अच्छा, तो अब ये दोबारा रिलीज होगी, दैट्स द प्लान, या ये कि आप इसको बस देखिए संभाल के रख दिया, टीवी रिलीज करेंगे या पाकिस्तान में फिल्म को रिलीज करना वैसे ही एक डिफिकल्ट काम है, और उसमें री रिलीज तो बहुत ही तकरीबन नामुमकिन है। आपको लगता है कि दोबारा ये थिएटर्स में नहीं आएगी? नहीं होगी। एक वो मैं वो बता रही थी, उसका जी, वो एक्टर की एक फिल्म आई थी, साइंस फिक्शन एक फिल्म, जी वो शहरयार मुनव्वर की। जी बिल्कुल, वो भी इसी तरह था, एनिमेशन इफेक्ट्स थे, लेकिन प्रीमियर के बाद ही वो गायब हो गई। ऐसे ही एक और फिल्म थी, एक एयरफोर्स पे भी एक फिल्म बनी थी, वो भी ऐसे ही था, उसका भी असल में मुश्किल होता है। एक कॉम्प्लिकेटेड पूरा एक सिस्टम है, बजट है, चीजें हैं, तो प्रोड्यूसर पे बहुत इसका बोझ होता है। बिल्कुल, और बिल्कुल रिलीज करके, और ये इसमें नुकसान भी हुआ ऐसा ही है ना। अच्छा, फिर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट मूवी, बुल्ला की बात करें। जी, बड़ी खुशी हुई शान को देख के, नईमा को देख के बड़ी खुशी हुई, सारा लोरेन, तो कास्ट तो बहुत ही जबरदस्त, और साथ में ट्रेलर्स बड़े इंप्रेसिव, बहुत ज्यादा। मैं शान के लिए एक जुमला कहा करता हूँ कि इस वक्त जो है करंट लिविंग लेजेंड फिल्म स्टार हमारे पास सिर्फ शान है, नो डाउट। तो कई लोगों ने मुझे क्राउड पुलर, जी मेरे साथ लोग नाराज भी हुए कि जी फिल्म ऐसी। मैंने कहा भाई पूरा काम देखे ना उसका, सिर्फ आप उसकी एक आखिरी फिल्म देख के बात क्यों कर रहे हैं? नहीं, और शायद आप नहीं देखने गए, लेकिन जरा देखिए तो कि कितने फैंस गए देखने पंजाबी फिल्मों को जो पसंद करते हैं, और खासतौर पे इसमें जो एक्शन और सारा म्यूजिक वगैरह, तो लोग गए होंगे पंजाबी एक्शन देखने। असल में हमारे लोगों का मसला ये है कि अब पड़ोसी मुल्क के लोग अगर 60 साल की उम्र में भी हीरो काम कर रहा है तो पता नहीं क्यों उससे ये फैंटेसाइज हो जाते हैं। अब भाई एज एक है, एज एक मतलब उम्र ज्यादा होना कोई जुर्म नहीं है। मतलब हर एक ने बूढ़ा होना है या हर एक की एज बढ़ेगी। आप काम देखिए, मार्लन ब्रांडो ने भी तो काम किया था गॉडफादर में, उनका रोल कैसा आते रहे हैं भाई, कब जबकि वो यंग थे, व्हाई नॉट? वो स्टोरी पे डिपेंड करता है आपका, अगर उसकी रिक्वायरमेंट है मैच्योर हीरो तो वो है। असल में हमारे यहाँ ये भी मसला है कि डायरेक्टर की गलतियों को एक्टर के खाते में डालते हैं। अब उस बुल्ला फिल्म में अगर टेक्निकल गलतियां हैं या उसमें कहानी कमजोर है या कहीं से उसके फ्रेम्स कुछ वीक हैं, तो उसमें शान शाहिद का कसूर थोड़ी है। अच्छा, क्या फिर चलें फिल्म देखिए आपने, फिल्म है कैसी? म्यूजिक, डायलॉग, स्टोरी, एक्टिंग? मैं समझता हूँ कि नासिर अदीब साहब बहुत लिविंग लेजेंड राइटर हैं हमारे, उन्होंने ये फिल्म लिखी,
बहुत कमाल लिखी। सबसे बड़ा एतराज़ जो इस फिल्म पर आ रहा है सोशल मीडिया पे, वो हम डिस्कस कर लें कि इसका नाम बुल्ला क्यों है। ठीक और है। बुल्ला जो है वो बाबा बुल्ले शाह से चूंकि निस्बत है नाम की, और सूफ़ी शायरी और प्यार और अमन की बात है, तो थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा हमारे लोगों को कि यहाँ बुल्ला तमसीली है, यानी सिंबॉलिक है। बुल्ला से मुराद कि जिस दौर में भी, जिस शक्ल में भी जुल्म होगा तो उसके खिलाफ जो आवाज़ उठेगी वो बुल्ला होगी। ठीक ठीक। तो अब चूंकि ये मॉडर्न दौर का जुल्म इसमें नजर आ रहा है, तो उसमें मॉडर्न दौर का हीरो होगा ना, और उस मॉडर्न दौर के हीरो को हम बुल्ला अच्छा, वाइब्स कहेंगे। परफॉर्मेंसेस कैसी हैं? नईमा मुझे बहुत अच्छी बहुत लगी अच्छी ट्रेलर में, नईमा, और शान तो वैसे ही बहुत कमाल लग शान रहे ने और उसके साथ साथ सलीम शेख साहब ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत ही कमाल जो है वो ज़बरदस्त है। और म्यूज़िक बहुत अच्छा है, म्यूज़िक बहुत ज़्यादा शानदार है। मैं समझता हूँ अगर मतलब आप ओवरऑल मुझसे पूछें तो सबसे मजबूत शोबा इसमें म्यूज़िक का है, इतना शानदार है। और ये कि बिजनेस कितना किया इस फिल्म ने? बिजनेस अच्छा खासा कर लिया है, लेकिन जाहिर बात है कि ये दूसरे नंबर पर है बिजनेस करने वाली फिल्म, लेकिन ये अपनी लागत पूरी कर ली है तकरीबन इसने। अच्छा जी। और मतलब कितने में बनी होगी वैसे? आजकल कितने में बन जाती है ऐसी देखें, मतलब फिल्म अब पंजाबी? गेम थोड़ा बड़ा हो गया और फिल्म की प्रोडक्शन भी ये ठीक थी। वैसे कोई ऑफिशियल फिगर तो नहीं दिए इन्होंने, लेकिन फिर भी ये मेरा ख्याल है कि 500,000 में बनी है। जी तकरीबन 500,000 क्या 5 लाख की बात कर रहे हैं? नहीं सॉरी, 500,000 नहीं, 50 मिलियन, 50 लाख। वही ना, जी, क्या जी। खुरम, मतलब 5 लाख आप में जब तो चाय नहीं पूछेंगी सुबह, हाँ सॉरी, कॉफी लाए खुरम के लिए 500,000 ऐसे ही है। तो उसमें ये तो कुछ भी नहीं। 50-60 का तो अब एक नॉर्मल बजट है ही ना, बनती है। इसमें तो यूट्यूब वीडियो शायद बन जाए बस किसी की हाँ। और कुछ नहीं बनना। और एक तो बड़ी पर वजह- लेकिन 50 मिलियन अगर आप जो बात कर रहे हैं 50 लाख, जी 50 तो लाख दैट इज अ गुड फिगर। जी। और उसमें मतलब इसका मतलब है कि अच्छे बजट जी, की और फिल्म उसने है हमारे हिसाब से। जी, और ऑलमोस्ट अचीव भी कर लिया है अराउंड। और उसके अलावा आप ये देखिए कि बजट अभी कम था ना, जो इसके बाद वाली फिल्म हम डिस्कस करेंगे उसका बजट और ज़्यादा था। तो बजट भी मैटर करता है। बाज़ दफ़ा हमें फिल्म की खराबियां नज़र आ रही होती हैं, लेकिन आप उसका बजट देखिए कि उस बजट में उसने मैनेज 50 लाख की बात कर रहे हैं आप? ये जी। फिर तो कुछ भी नहीं है। किया। ऐसा ही है। ये तो हमारे ड्रामे 5-5, 6-6 लाख, 7 लाख के बन रहे, 7 करोड़ के सॉरी बन रहे हैं, नंबर से हम गड़बड़ कर गए हैं। करोड़ों में तो हमारे ड्रामे बन रहे हैं। ये फिल्म, आर यू श्योर? नहीं, मुझे नहीं लगता करोड़ों में तो आई होगी कॉस्ट। करोड़ों से कम तो अब कुछ बन ही नहीं रहा। अच्छा, आर्टिस्ट भी तो ले रहे हैं इसको सारा। चेक कर लेंगे? ये चेक करेंगे नहीं, मुझे ये नंबर ये मुझे नहीं लग रहा है कि सही है। हाँ, हाँ, ठीक कॉफी कॉफी जरूर कॉफी फौरन लेके आए। अच्छा, हम असल में थोड़े से ब्रेक भी लेंगे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो थोड़ी देर में, अभी वैसे वक्त है, लेकिन ब्रेक के बाद भी हम वापस आएंगे तो देखते रहिएगा राइज एंड शाइन। अच्छा खुरम, बताएं, आग लगी बस्ती में, मैं बार बार इसको मस्ती में बोल जाती हूँ, वैसे बस्ती है। और इसके जो मैं पोस्टर्स, स्ट्रीमर्स और होर्डिंग्स देखी है मैंने, कमाल प्रमोशन है। आप मतलब इट्स इन योर फेस, कहीं भी आप सोशल मीडिया पे हो, सड़क से गुजर रहे हो, ये आपके सामने है, यू कांट इग्नोर। तो इनक्रेडिबल मार्केटिंग, आई मस्ट, बहुत ज़्यादा अच्छी। और सिर्फ ये प्रमोशन की हद तक नहीं है, फिल्म की मेकिंग में भी ये अटेंशन नज़र आ रही है हमें कि किस तरह से उन्होंने जितने मेन यूट्यूबर्स हैं, जितने मीमर्स हैं, जितने ताबिश हाशमी को विलन बना दिया फिल्म का, यानी ये कमाल मार्केटिंग माइंडसेट है कि उन्होंने वो तमाम करंट सेटअप को फिल्म में डाला है जो सोशल मीडिया क्राउड पे पुलर वायरल है। होके और जी, crowd जिनके puller। ऑलरेडी फैंस हैं, ये जी। स्ट्रेटजी वर्क्स, लेकिन एट द सेम टाइम कंटेंट भी स्ट्रांग होना जी। चाहिए, वरना तो लोग नहीं देखने आएंगे। बिल्कुल। वर्ड ऑफ माउथ से भी इसकी बड़ी जी। प्रमोशन हुई है। और ये बात सही है कि टिकट्स ही नहीं मिल रहे फिल्म जी, के, जी, अभी जी, हफ्ते से ज्यादा हो गया और हाउसफुल। अभी भी टिकट्स नहीं मिल रहे। आग नहीं। लगे बस्ती में, बुल्ला और आग लगे बस्ती में दोनों पैक्ड शोज हैं। बुल्ला के भी जी, पैक जी, शोज जी, जा जी, रहे जी, हैं, वंडरफुल। जी, बहुत बहुत खुशी होती है। दोनों ने पैक कर दिया। बाकी फिल्में जबकि कुछ इंडोनेशियन फिल्में रिलीज हुई, कुछ हॉलीवुड की हुई, सब उड़ा दी उन्होंने। अरे, यानी इससे ये पता wonderful। चलता है हमारे लोग फिल्में देखना चाहते हैं। और अपनी फिल्म हमारी फिल्में फर्स्ट देखना। चॉइस है, बस अच्छी बनी हुई है। तो व्हाट इज द मूवी अबाउट, ये जरा बताएं, उसकी थोड़े से जरा रिव्यू दें जी, इस फिल्म की कहानी बुनियादी तौर पे ये है कि दिखाया ये गया है कि एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली किस तरह वो ख्वाब देखती है, तरक्की करना चाहती है। शौहर बड़ा ईमानदार सा बेचारा अपने गुजारे में रहने वाला, बीवी जो है वो कहती है नहीं तरक्की करनी है, भले कुछ गलत काम भी करना पड़े। और दोनों की ये कश्मकश उनको एक ऐसी गलती की तरफ ले जाती है कि वो एक जुर्म की दुनिया में दाखिल हो जाते हैं अनजाने में। और फिर उसके बाद वो उस पूरी सिचुएशन का शिकार होते हैं, उस जुर्म की दुनिया में अपना कैसे वो सर्वाइवल करते हैं, क्योंकि वो बेसिकली क्रिमिनल लोग नहीं थे। वो तो मासूम से सादा से मियाँ बीवी, और उनकी एक ख्वाहिश थी कि चीज़ें अच्छी हों, हालात बेहतर हों और पैसे कमाए जाएं। और फिर वो उससे निकलने की जो स्ट्रगल है
पूरी सिचुएशन से उसको बड़े अच्छे से तो कैरी। इसमें एक्टिंग, डायलॉग्स ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि वो अच्छे होंगे तो सिचुएशन मजे की लगेगी। डिफरेंट एस्पेक्ट्स में कंपैरिजन होगा, आप नंबर्स देंगे और अपनी राय देंगे। तो लेट्स कंपेयर बोथ द मूवीज। पहले नंबर्स कर लेते हैं। हाँ, नहीं उसको कंपेयर भी हम लोग कर रहे हैं ना, तो एक एक जुमला भी आप कह सकते हैं और नंबर्स भी दे ठीक है। सकते हैं। विल स्टार्ट विद दोनों फिल्म्स की डायरेक्शन में आप इसको एक को कितने नंबर देंगे, दूसरी को कितने नंबर देंगे और क्यों? अगर कोई आग लगे बस्ती में डायरेक्शन की डायरेक्शन जो है उसको मैं दूंगा 7 नंबर और बुल्ला को मैं दूंगा 8 नंबर। ओके, सो बुल्ला विंस जी डायरेक्शन। जी, उसकी वजह ये है कि फ्रेम्स बहुत तगड़े हैं और बहुत सारी चीज़ें उसमें नई हैं। जबकि आग लगे बस्ती में ऐसा लग रहा है कि जैसे फ़ाद मुस्तफ़ा की पिछली फिल्मों वाली ही डीओपी जो है, अगर आप नाम हटा दें तो आप पहचान नहीं सकेंगे ये सीन किस फिल्म का है उसकी पिछली। यानी उसकी पिछली 4 फिल्में, चाहे वो कायदे आज़म जिंदाबाद हो, चाहे वो जो है वो और दीगर जो फिल्में, वैसी है, सब सेम है, सिमिलर है। तो डायरेक्शन, फिर डायरेक्टर का तो पता ही नहीं चल रहा उसमें बिलाल आतिफ खान है या उसमें कोई और है। अच्छा, तो ओके। बुल्ला में कम से कम शोएब खान ने कुछ नए फ्रेम्स डाले हैं और अच्छे ओवरऑल हैं। परफॉर्मेंसेस जी। में आप कितने नंबर देंगे दोनों फिल्म्स को? देखें शान जो है वो 9। वो तो हम अलग अलग अभी मैं अच्छा। आपसे एक एक करके अच्छा, पूछूंगी। overall। जस्ट ओवरऑल परफॉर्मेंसेस एक्टिंग वाइज, अगर ओवरऑल इसमें सपोर्टिंग कास्ट भी आ जाती है, कैरेक्टर एक्टर्स भी आ जाते हैं, और मेरे हिसाब से बुल्ला की बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो नंबर्स? नंबर्स 8। ओके, एंड द अदर मूवी? आग लगे बस्ती में 6। ओह, ओवरऑल परफॉर्मेंसेस हाँ, पे तो बच्ची स्ट्रिक्ट नहीं है। मार्किंग हो रही है हमसे भी ज्यादा। अच्छी अच्छा, नहीं। व्हाट अबाउट स्टोरी एंड प्लॉट? राइटर को आप कितने नंबर देंगे? स्टोरी आग लगे बस्ती में की जो है ना मजे की है, तो उसको मैं समझता हूँ कि 8। ठीक है, और बुल्ला? बुल्ला की स्टोरी 7 और अच्छी हो सकती थी। उन्होंने सिंबॉलिकली एक जुल्म के खिलाफ आवाज़ को पेश करने की तमसीली तौर पे कोशिश की। अच्छी कोशिश थी, लेकिन बहरहाल इसमें कहानी का रिदम ज़्यादा आग लगे बस्ती में बेहतर लगा। म्यूजिक? म्यूज़िक बुल्ला का बहुत अच्छा, 9। और आग लगे बस्ती में 7 नहीं है, बस ठीक है म्यूज़िक। अच्छा, कोरियोग्राफी, डांसेस? वो इसके मुझे बेहतर लगे आग लगे बस्ती में। प्रोडक्शन बड़ी है, चीज़ें बड़ी हैं, तो फ्रेम बड़े भरे हुए हैं और बहुत जानदार हैं, तो इसलिए आंखों को अच्छे लगते हैं। लेकिन अगर उसके रिदम पे, म्यूज़िक पे, क्रिएटिविटी और एस्थेटिक्स पे जाना है तो मुझे लगता है बुल्ला में चीज़ें ज़्यादा दमदार हैं। हाँ, तो कोरियोग्राफी ज्यादा किसकी जी। बेहतर लगी? नहीं, वो तो नहीं, वो आग उसकी लगे है। बस्ती आग में। लगे, तो कितने नंबर्स? 7 बुल्ला के और 8 इसके, आग लगे बस्ती में। चलो, आग लगे बस्ती में विंस दिस वन। अब हम जरा थोड़ा सा अच्छा, हाँ, डायलॉग्स की बात करें। डायलॉग्स जो है एग्जैक्टली वन एंड ओनली बुल्ला। Really? जी जी, रियली? बुल्ला के इतने स्ट्रॉन्ग डायलॉग हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये क्यों नहीं समझ में आ रही कल बात। उमेर भी जब शो पे बात कर रहे थे तो उनको तो बल्कि उन्होंने कहा कि मुझे बड़े अजीब से डायलॉग लग रहे थे, मुनासिब भी नहीं थे कुछ। उमेर भाई तो खैर हमारे बड़े हैं, सीनियर हैं, लेकिन मैं उनकी राय को तो नहीं ठुकरा सकता, लेकिन मेरी राय में जो है बुल्ला के डायलॉग्स उसकी म्यूजिक के बाद सबसे मजबूत चीज है। बहुत ही जानदार। और आग वाली मूवी, आग लगे बस्ती में तो जोक्स हैं और इतने सारे मीमर और इतने सारे कॉमेडियंस जमा कर लिए हैं और सिचुएशनें इतनी ज्यादा हैं उसमें कि उसमें डायलॉग्स तो पीछे चले गए, सिचुएशन गालिब है। तो फिर नंबर्स? तो जाहिर बात है वहां 6 है। एक भी डायलॉग नहीं निकला उस फिल्म में से जिसको आप बोलें कि ये आग लगे बस्ती का टैग लाइन है। लेकिन बुल्ला में देखें कि हर दूसरा फ्रेम शान का ऐसा है कि वो टैग लाइन है कि ना बुल्ला होवे हैं और खून च गैरत होवे तो फिर बदला की जना, मतलब इस तरह चीजें हैं। नंबर्स बताएं फिर। यहाँ जाहिर बात 9 ओके जी, और उधर बुल्ला विंस अगेन। अच्छा, आप थोड़े से मेरे ख्याल एक्टर्स और कैरेक्टर्स को जरा थोड़ा सा कंपेयर करें इनकी परफॉर्मेंस में, तो फहद मुस्तफ़ा वर्सेस शान, कोई मुकाबला नहीं है। एक टीवी एक्टर का फिल्म एक्टर से कोई मुकाबला नहीं है। शान 10/10। ओके, एंड फहद मुस्तफ़ा ठीक है, 7 कर लें। ये फैंस देखें मेरे जैसे दिल, ठीक है, आपके टूट दोस्त। जाएगा। जी जी जी, दोस्त फैन ओ माय, फैन। आई एम द फैन। बट लेकिन मैं फिर शान की भी फैन हूँ। मैं भी यही कह रहा था कि मैं शान का फैन हूँ, फिर इस तरह तो क्या करें। अच्छा जी, और फिर माहिरा को अगर हम, मेरे ख्याल फिर सारा लॉरेन, क्योंकि हीरोइन तो वो है इस फिल्म की। अब नाइमा का भी बड़ा अच्छा रोल है, लेकिन नाइमा को आई थिंक फिर हम ताबिश के साथ लेकर के पूछते हैं। तो माहिरा वर्सेस सारा लॉरेन, तकरीबन दोनों ही बराबर हैं, 7-7, कोई खास मार्जिन नहीं है। और माहिरा को सोचना चाहिए फिल्मों के बारे में सीरियसली, कि रोल्स के बारे में। लेकिन वो तो कैरेक्टर रोल इस दफा ग्लैमर के बगैर बड़ा अच्छा, मतलब जो हमने ट्रेलर्स में देखा, मेरी मूवी येट टू वॉच, टिकट नहीं मिल रहे, लेकिन ये कि लग तो बहुत अच्छी रही है। बस अच्छी लगती हैं फ्रेम में, एक्टिंग
एक अलग चीज़ है ना, बिल्कुल थोड़ा सा देखना पड़ेगा उनको। और ये पहली फिल्म नहीं, बहुत सारी फिल्मों से उनका इशू आ रहा है, उनकी एक जैसी एक्टिंग है। हालांकि ये बड़ी एक बोल्ड चॉइस है जी। क्योंकि बड़ा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कैरेक्टर देखने में लग रहा है। हाँ, लेकिन एक ही ड्रेसिंग एंड एवरीथिंग बड़ा सादा सिंपल सा रोल, ये तो अच्छा मतलब किया होगा। कॉस्ट्यूम, फ्रेम, डायरेक्शन, लाइटिंग कब तक सपोर्ट करेगी आपको? एक्टिंग भी तो करनी होती है। और सारा ठीक है, वो तो एक उनका कोई बहुत ज्यादा ऐसा एंगल है नहीं तो एक्टिंग, खुरम आप दोनों को साथ साथ रख रहे हो भाई। क्योंकि दोनों में नहीं ना, क्योंकि वहां दोनों जगह विलन छा गए हैं। और मायरा के सीन्स काफी थे इसमें जी, फिल्म में, है ना? जी। उनका तो सारा का काम कम है जी, बुलाने। सारा का काम कम है, क्योंकि वहां नईमा भट्ट जो हैं और यहाँ ताबिश हाशमी, ये अब हम उस कैटेगरी पे आते हैं जरा, बिल्कुल के जो विलन या ये नेगेटिव दोनों खा रोल। गए ना। हाँ, मतलब मैं ट्रेलर में ताबिश की लुक तो है ही, मैं नईमा को देख के जो जी, खुश हुई हूँ। जी। शी इज लुकिंग इनक्रेडिबल, कोई गैंगस्टर जी। डॉन दादा लग और रही उनकी है हिम्मत यार। देखिए, शान शाहिद के सामने उन्होंने जिस तरह ओह। जम के काम किया है, एक्सीलेंट कास्टिंग बहुत जबरदस्त। दोनों की। वहां ताबिश की बड़ी कमाल ताबिश ने भी casting कमाल हुई, किया। यहाँ नईमा। तो आप ये देखेंगे जो डिस्कस हो रहे हैं ना दो लोग जी। इस वक्त इंडस्ट्री में और फैंस में, वो ताबिश और नईमा हैं। ताबिश ने हैरान कर दिया, कोई सोच नहीं सकता था कि वो इतना अच्छा विलन का किरदार अदा करेगा। वो खुद भी नहीं सोच सकता जी, ऐसे ही है ये एक Surprised टैलेंट। himself। सही बात है, ये फाद मुस्तफ़ा को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने उनका ये वाला एंगल जो है उसको दरियाफ्त किया। और वहाँ नईमा भट्ट ने जिस तरह अपने किरदार को निभाया है, और इतने बड़े आर्टिस्ट के आगे, शान शाहिद जैसे आर्टिस्ट के आगे काम करना, ये कोई मजाक नहीं है। तो दोनों ने, मैं समझता हूँ नंबर्स पता है? जी, दोनों के 9-9 है, दोनों के 9 है। ये जान है फिल्मों की दोनों। तो अगर इसका कंपैरिजन का मैं टोटल करूं तो क्या बने? मुझे भी नहीं पता। डिफरेंट कैटेगरीज में आई नो बड़ा मुश्किल हो गया है। कुछ टाइज हो गए हैं यहाँ, ये ज्यादा जो मैं नहीं भाई, ये तो आपने कमाल कर दिया खुरम। मुझे खुद नहीं पता भाई, है ना खुरम, क्या ये हो गया? आपने जिस तरह इनको कंपैरिजन करके मार्क्स दिए उसके हिसाब से तो बुल्ला की 1 2 3 4 5 कैटेगरीज में तो ये विनर है, 5 स्टार्स हैं इसके। अच्छा। और आग लगे बस्ती में 2 स्टार्स। So बुल्ला wins according to you। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, मेरी ओवरऑल राय भी वैसे यही है। बिल्कुल सही, वंडरफुल। अच्छा, अब ये ड्यूरिंग द वीक ना जरा धुरंधर 2 पे भी बात कर लेंगे। क्या जेब में रखी हुई थी उन्होंने पार्ट 2 जो इतनी जल्दी निकाल के, ये लो उसमें नंबर 1 है उसकी, पार्ट 1 हिट हो गया, ये लो जी दूसरी पॉकेट में बहुत मैंने रखा हुआ है। जाहिर बात है, बीजेपी का इलेक्शन कैंपेन का प्रोमो है वो। व्हाट अ जोक। खैर, हाँ। मैंने दोनों मूवीज धुरंधर के दोनों पार्ट्स ना देखे हैं ना, मेरा टाइम इतना बेकार और सस्ता है कि मैं देखूं। जी। बहरहाल जो फनी बात है, हमारी शादियों और इवेंट्स में गाने बजे जा रहे हैं, नाच हुए जा रहे हैं, तो इस पे बात करेंगे ड्यूरिंग द वीक। अभी बहुत शुक्रिया पूनम, थैंक यू सो मच, और कल मिलेंगे। और हमारी क्लिप्स देखिएगा, अपने कमेंट्स दीजिएगा, सब्सक्राइब थ्रू 365 न्यूज़ राइज एंड शाइन हमारा शो खास तौर पे, ताकि आप जो हमारी क्लिप्स देखते रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।